हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 9। इससे पहले जो हमने वाले पार्ट के अंदर देखा था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से के नैनसेट इक्वेशन से रिलेटेड था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो नैनसेट इक्वेशंस आती है उस नैनसेट इक्वेशन का यूज़ क्यों किया जाता है और उसका जो बनाया गया नैनसेट इक्वेशंस को वो किस बेसिस पर बनाया गया, क्यों बनाया गया था। हमने पढ़ा था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज रखते हैं, बट अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन को अप्लाई ना करना चाहें फिर उसके बाद स्टेट पोटेंशियल निकालना चाहें तो उसके लिए हम नैनसेट इक्वेशंस का यूज करते हैं। अब पिछले वाले जो लास्ट वाले वीडियो था उसके अंदर मैंने देखा था कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसी वजह से मैंने न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कराए। तो आज का जो स्पेशल वीडियो है हमारा उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए अक्सर होता यही है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स डर जाते हैं, सर डेरिवेशन ही को ये याद नहीं हो, न्यूमेरिकल कैसे याद करें। डरना नहीं है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि न्यूमेरिकल्स जब तक सोल्व नहीं होंगे तब तक नैनसेट इक्वेशंस को चाहे कितनी भी बार रट लो एग्जाम में भूलोगे ही भूलोगे। और क्या पता जब नैनसेट इक्वेशन नहीं आए उससे रिलेटेड अगर हमारे न्यूमेरिकल आ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकता है कि यहाँ न्यूमेरिकल आ जाए, और मेरे हिसाब से तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने की, तो इसलिए इसके हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ जो हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल है, जैसे कि हम कहे pH10 के विलेन के संपर्क में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखना हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो हम सीधा सा फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहें कि जैसे कि ई सेल होता है ई कैथोड माइनस एनोड वो वाला, तो यहाँ पर ना तो कैथोड और ना एनोड के बारे में कुछ पता चल रहा है। बट अगर हम यहाँ नैनसेट इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाए तो वो लगा सकते हैं, बट फिर भी यहाँ दिक्कत ये आ जाती है कि नैनसेट इक्वेशन से हमारे सामने कौन सी है कि वही ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन log 1 अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ जो भी कुछ यहाँ पर किसी कंसेंट्रेशन होगी वो लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ई सेल भी तो नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ देखना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के लिए जैसे अगर हम यहाँ कहें कि देखना यहाँ पर पहली जो बात कही जा रही है कि pH10 है, दैट मीन्स अगर किसी की pH10 होती है दैट मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होती है वो कितनी होगी 10⁻⁻10। बस आधा क्वेश्चन हमारा यही सोल्व हो गया। क्यों? क्योंकि देखना जैसे अगर हम कहते हैं pH होती क्या है ना नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं ना कि जो अगर किसी की H प्लस जो होगी वही तो हमारी होगी log pH। तो यहाँ पर जिसकी पावर देखना जिसकी पावर 10⁻⁻1 हो यानी जिसमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हो तो उसकी pH क्या हो जाती है, हमेशा उसकी pH हो जाएगी 1। 10⁻⁻2 कंसेंट्रेशन होगी तो pH 2 हो जाएगी, 10⁻⁻7 होगी तो pH 7 हो जाएगी, 10⁻⁻10 होगी तो pH 10 हो जाएगी। बस ये तो हमने कहा कि जिसकी pH 10 है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻10। तो अब यहाँ पर और आगे कैसे सोल्व करें, फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर हमारे ई सेल कैसे निकाले, फिर नैनसेट इक्वेशंस के बेस पे निकालना। तो देखना हमारे इसके अंदर रिएक्शन जो होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पर कैसे होती है, वहां पर H जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 यानी हाफ H2 बनाएगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ हाफ H2 ये रिडक्शन पोटेंशियल है। हम नैनसेट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। ध्यान रखना जिंक पर जो था हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, फिर भी हमने वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था नैनसेट इक्वेशंस को सोल्व आउट करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे। तो यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल निकल रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻10। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, हम अब वो लिखे कि ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ देखें तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये हो जाएगा, रिएक्टेंट ये हो जाएगा, तो प्रोडक्ट एज ए सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये रिएक्टेंट जो आएगा हमारे इस कंडीशन में। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ कह सकते हैं एन की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 1, और H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो हो जाती है 10⁻⁻10। तो बस ये वैल्यू यहाँ रख दो। यहाँ ई सेल कौन सा बनेगा, EH2 या H प्लस H2, E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 1 हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो हमारी हो जाएगी वो 10⁻⁻10 हो गई। तो इस कंडीशन में E H प्लस H2 E नॉट H प्लस H2 0.0591 अपॉन 1 log कि 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब इसको बस सोल्व कर सकते हैं, log की वैल्यू को रखें। अब ध्यान रखना कि यहाँ E H2 और H अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें पता है कि ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका तो EMF जो होता है वो हम स्वेच्छा से 0 मानते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसलिए हम इसकी वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर E सेल जो होता है वो 0, यहाँ क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं कि E H प्लस H2 वो कितना हो जाता है 0। तो यहाँ 0.0591 अपॉन 1 log 10⁻10 ये हमारा हुआ। अब इसको अगर आगे की तरफ लें तो यहाँ क्या हो जाता है, E सेल 0.0591 अपॉन 1 यहाँ 10 log 10 को अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ E से 0.0591 अपॉन 1 10 log इंटू log 10। तो यहाँ पर E सेल जो हमारा निकलेगा वो -591 अपॉन 1 log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10, और log 10 log की वैल्यू 10 होती है, log 10 की वैल्यू 1, तो 0.0591 अपॉन 1 और ये 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ 0.591 वोल्ट ये हमारे तक कंसंट्रेशन जो रहेगी। अगर pH में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 है तो उस कंडीशन में उस सेल का सेल पोटेंशियल माइनस 0.591 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशंस ये इस वाले इक्वेशंस को हम कुछ इस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे, नेन सेट इक्वेशंस के बेसिस पर ही सोल्व होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कंडीशंस अप्लाई करते हुए अब ये बात ध्यान रखनी है कि जिसको किसी का अगर log की वैल्यू नहीं आ रही है या log को कैसे सोल्व आउट करना है, तो उसको जब तक log की वैल्यूज याद नहीं होगी या log को कैसे सोल्व आउट किया जाता है तब तक तो हम इस क्वेश्चंस को आगे सोल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब तक हम किसी log को सोल्व करना नहीं आता तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि मैथ वालों को प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन जब बायो वाले जो होते हैं उनको थोड़ी सी डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं इसे कि सर कहते हैं सर हमने बायो इसलिए ली ताकि डेरिवेशन से बच सके। तो भाई डेरिवेशन से बचने के लिए अगर हमने बायो ली है, अब यहाँ डेरिवेशन आ गए तो फिर हम कहाँ जाए। तो ध्यान रखना हमारे जो केमिस्ट्री की 4 जो चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 यानी कि सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, उसके आगे वाला केमिकल काइनेटिक्स, वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उसमें जब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूड है और जब तक हमें इनकी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे या न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमारे पास log इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये ध्यान रखना कि जब तक कभी log की वैल्यू याद नहीं होगी तब तक इन डेरिवेशंस को यानी नेन सेट इक्वेशन को भूल जाना कि शायद हमें ये याद भी हो सकता है। और हाँ, कोई टफ चीज़ नहीं है, ये कोई भारी बात नहीं है, इनको सोल्व आउट करना बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस, जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे तब तक वो चीज़ तुम्हारे साथ में रहेगी। तो इसीलिए इसको हम यहीं सोल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सोल्व कर लेते हैं कि हमारे अगर नेन सेट इक्वेशंस के बेसिस पर अगर एक और न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो कैसे सोल्व करें। चलो उससे पहले मैं एक तुम्हें log के बारे में समझाता हूँ कि log को कैसे क्या सोल्व आउट किया जाएगा। ठीक है, तो
लोगों को देखना कि एक होता है log m की पावर n, इसको सोल्व करने की ध्यान रखना ये वाली वैल्यूज आगे लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा n log m। ठीक है, कोई ज़्यादा बात नहीं, बस ध्यान ये रखना कि यहाँ log जो में लिया जा रहा है ये log बेस 10 है। ठीक है, log बेस 10 है, ना कि log बेस e, ये नहीं है, हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसलिए log बेस 10 है। अब एक भी इसको आगे और सोल्व करें तो यानी कि n log m, तो उसमें क्या हो जाएगा n को log से भी मल्टीप्लाई कर दो और log को m से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि n log इंटू log m। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जब किसी नंबर के आगे कोई log वैल्यू आती है, log आता है, तो समझ जाना उसकी वैल्यू वही होगी जो नंबर है। जैसे अगर मैंने कहा 7 log, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। नंबर के आगे अगर कोई log वैल्यू आती है तो वो नंबर ही रहेगा। जैसे अगर हमने कह दिया 5 log, तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। बट ध्यान ये रखना है कि log के आगे कोई नंबर आ रहा है, यानी log 2, तो log के आगे अगर कोई नंबर आ रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे जो पहले थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी 0.3010, तो ये वैल्यू कुछ अलग होती है, ये log की वैल्यू होती है, ये नॉर्मल वैल्यू। log की वैल्यू ध्यान ये रखना है log 0 से लेके log 10 तक। log 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 से लेके 1 तक पहुंचते पहुंचते सारे log की वैल्यू, जैसे अगर हमने log 2 का तो 0.3 आ गया, तो log 2 पर 0.3 है, log 3 पर कितना हो जाएगा 0.4, log 5 पर कितना हो जाएगा log 5.5 के लगभग, जो भी कुछ आएगा वैल्यू वो सब यहीं पर याद करनी। तो इसलिए इसको log को कुछ ऐसे सोल्व किया जाएगा। बेटा मैं पहले भी बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलो एक क्वेश्चन और हम सोल्व कर देते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सेल के EMF का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहां पर E0 सेल 1.05 वोल्ट बता रखा है। रिएक्शंस के अंदर NiS2Ag प्लस इसकी जो कंसंट्रेशन वो दी हुई है 0.002 और गिव्स Ni2 प्लस, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0.160 प्लस यहाँ 2Ag, यहाँ ये सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये इतना एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो अब हमें इसमें EMF वही है, सेल पोटेंशियल, सेल विभव, CM जो EMF और सेल विभव दोनों एक ही हैं, बट हमने अंतर बताया था जब किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो या नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, नैनसेट इक्वेशंस के बेसिस पर हमें क्या करना है, सोल्व आउट करना। क्योंकि ध्यान रखना नैनसेट इक्वेशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन यानी मोलरता वो 1 मोलरिटी ना लेकर हम इतनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए पहले मैंने 2-3 ट्रिक भी बताई थी कि कैसे क्या लिखें। अगर इसके अंदर हमें ये नहीं पता है, पहले तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट log Kc की वैल्यू से अगर हमने कहें कि अगर इसको स्टार्ट करें, ठीक है, तो अगर इसको स्टार्ट करें, हमें पता है कि नैनसेट इक्वेशंस के बेसिस पर अगर इसको सोल्व आउट करना है तो नैनसेट इक्वेशन को पहले एक साइड में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। ठीक है, ये था हमारा। और log Kc के बारे में हमने क्या बताया था, log Kc जो होता है उसको हम कह सकते हैं log द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता, और ये रिएक्टेंट की सांद्रता। अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो हम यूज सकते हैं log एनोड अपॉन log कैथोड, बस इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। तो अब हम इसमें से ये ध्यान रखना है कि कौन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और कौन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इससे भी लिखा जा सकता है।
कैसे? जैसे अगर हम यहाँ कहें कि हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, तो रिएक्शन दी हुई है तो इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, ये, रिएक्टेंट कौन सा है, ये। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास ये हुई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है। और जब सॉलिड स्टेट में अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो हम इसका तो यूज़ रखेंगे नहीं। फिर हमारे पास क्या बची हुई, सिर्फ यही तो बची हुई, तो हम इसकी कंसंट्रेशन यूज़ करें। अब इन दोनों में से एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जो भी है वो सारे एनोड और हाइड्रोजन से नीचे कैथोड की तरफ। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, निकल ऊपर होता है और Ag नीचे की तरफ होता है, तो ये एनोड और ये कैथोड। तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू, फिर भी नहीं पता, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ये सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि लोग कैसे क्या होता है, प्रोडक्ट बड़ा रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास ये और रिएक्टेंट ये, इन दोनों की कंसंट्रेशन लिख दो, कोई बात नहीं, जैसा जैसे उचित लगे वैसा लिख सकता है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है वो है E सेल E नॉट सेल 0.0591 अपॉन n log द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसमें ई सेल जो है, ई सेल वो हमें कितना दिया हुआ है, ई नॉट सेल ये 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज किए जा रहे हैं। तो देखना ये Na2+ है, इसका मतलब कब बना, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तब, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगी। और यहाँ लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.160 और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.002। अब यहाँ देखना बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इसकी स्ट्राइक्योमेट्री जो भी है उसको पावर में लगाने के बजाय कभी कभी आगे लगा देते हैं। ऐसे लिख दिया जाता है कि 0.002। हालांकि अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर में जब लगाना जरूरी है, 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 3 या 4 आ जाते हैं तब प्रॉब्लम आ जाती। तो इसलिए ध्यान रखना है जो भी इसकी स्ट्राइक्योमेट्री, जैसे हमें Ag यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख रही है, रिएक्टेंट हमारे पास ये है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो लिख दी, बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसकी स्ट्राइक्योमेट्री कितनी है। यहाँ तो इसकी स्ट्राइक्योमेट्री 1 थी, कुछ नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ इतना से लिखा, लेकिन यहाँ तो इसकी स्ट्राइक्योमेट्री 2 है, तो हमने इसकी स्ट्राइक्योमेट्री 2 है इसलिए इसकी पावर 2 लगा दी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, बस यहाँ पर अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, प्रॉब्लम कब नहीं आएगी, जब लोग की वैल्यू याद नहीं होगी या लोग की वैल्यू याद होगी, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस कंडीशन में यहाँ हम और आगे इसको सोल्व करें तो ई सेल 1.05 वोल्ट 0.0591 अपॉन 2 log, यहाँ 0.160 और इसको कितना है 0.00 की पावर 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पावर 2 है तो इसका मतलब ये हो गया। और हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे आ जाएगा 0.000004 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 और 3 दोनों मिला के 6 हो जाते हैं, तो इनकी वैल्यू आएगी। और हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10⁻, ये 1 2 3 4 5 6 माइनस के 6। पॉइंट को जब राइट से लेफ्ट में लेफ्ट से राइट में ले जाया जाता है तो माइनस में वैल्यू आती है, तो हमने यहाँ पर ये माइनस, तो हम इसको चाहें तो 4 × 10⁻6 भी लिख सकते हैं। और यहाँ ई सेल 0.0591 अपॉन 2 log 0.160 और 4 × 10⁻⁻6, ये ऊपर से जो पॉइंट को उठाया तो यहाँ पर 3 0 और है गया, तो यहाँ पर 1 0 को हमने यहाँ से और कट किया। इसके बाद सोल्व करते रहो आगे की तरफ, तो यहाँ पर ये है तो हम इसको 10⁻² भी लिख सकते हैं, 100 को 10⁻², तो ये माइनस के 6 और यहाँ प्लस के 2, तो कितने बचे माइनस के 4, तो माइनस के 4 बचेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई सेल 0.0591 अपॉन 2 log 16 4 × 10⁻⁻4, नहीं तो बचे, तो हमने इसको यहाँ से कट किया तो यहाँ कितना बचा 4, और ये माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 4 ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जब प्लस के 4 आएंगे तो हमारा हो जाएगा ई सेल 0.0591 अपॉन 2 log 4 × 10⁻⁻4
4। देखो वापस वही आ गया जो हमने log बनाना सिखाया था कि log 4 into 10 the power 4। तो जैसा भी हमने देखा था log m the power n, तो यहाँ पर n आगे की तरफ आ गया था, उसी प्रकार से 4 आगे की तरफ आ जाएगा। तो हम कह देंगे ई सेल 1.05 0.0591 अपॉन 2 4 इंटू 10 दिस पावर 4, यानी यूँ कह सकते हैं 4 log की पावर 10 दिस पावर 4। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये आगे की तरफ आया तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 4 log 4। अब ये 4 log 4 आया तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 0.0591 अपॉन 2 4 log कितना हो जाएगा 4 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. कितनी होती है 20, तो 6020 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है ये, तो 2 की, तो log 4 कितना हो जाएगा इसका जस्ट डबल 2 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 6020, 30 10 है तो 60 20 हो जाता, तो हमने यहाँ लिख दी। इसको जब हमने कट किया तो यहाँ पर है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर ई सेल 1.05 माइनस 0.0591 2 इंटू 0.6020, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख देते चाहे 6020 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई सेल, अब इसको सोल्व आउट करके निकाल लो, माइनस प्लस जो भी कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएंगे वो 0.91 वोल्ट के बराबर। तो ये हमारी है मेंसर्ट इक्वेशंस के बेसिस पर हमने इसको सोल्व किया। तो ये है कुछ न्यूमेरिकल। ध्यान ये रखना बच्चों, लास्ट बार और मैं और बता देता हूँ कि जब तक हमें log की वैल्यू नहीं आएगी इस प्रकार के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होने वाला है। तो इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सोल्व करने के लिए log की वैल्यूज याद होनी चाहिए। log कम से कम log 2 की, log 4 की, इन वैल्यूज को तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, log 10 की वैल्यू क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें log की वैल्यू, और ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के बेसिस पर सोल्व आउट करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये log को कैसे क्या सोल्व आउट किया जाए उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सेल हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने जो पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी कंडक्टेंस के बारे में, उसकी सेल कांस्टेंट के बारे में, उसकी जो मोल कांस्टेंट है, यानी कि हम उसको कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।